साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्णवाल सृजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में कितनी राशि वाली एक योजना शुरू की है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा उत्पादन में। तो क्या है, कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय। तो इसने 48,000 करोड़ रुपए की एक योजना लॉन्च की है। और इस योजना का मुख्य मकसद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और मोबाइल वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना। अगर आपको याद आ रहा हो कि कोविड-19 के कारण लगातार वैश्विक स्तर पर एक तरह से चीन का बहिष्कार किया जा रहा है, और हम जानते हैं कि इस तरह के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रूप में चीन की पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वह लगातार इस सारी चीजों का उत्पादन करता रहा है और पूरे वैश्विक स्तर पर उसकी डिमांड भी रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल को उत्पादन को बढ़ावा देना है। एक साथियों, एक कुछ और फैक्ट लेते हैं कि भारत का जो है वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 2012 में कितना भागीदारी थी? 1.3 की, जबकि यही भागीदारी 2018 में बढ़कर 3% हो गई है। ठीक। और नेक्स्ट वन, इस जो योजना को लॉन्च किया गया यानी जो 48,000 करोड़ रुपए का, इसके द्वारा यह माना जा रहा है कि भारत में 5 लाख रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और 15 लाख रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से जनरेट होंगे। एक और फैक्ट साथियों, आप लोगों को शायद यह आश्चर्य होगा कि भारत विश्व में मोबाइल का उत्पादन करने वाला नंबर 2 देश है। अर्थात भारत से ज्यादा कहीं और कहां पे मोबाइल बनता है तो वह देश है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस 2020 की मेजबानी किस देश ने की? इस ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को क्या कहा जाता है? गोवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवी। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस 2020, या लिखा मिल जाएगा आपको प्रश्न में, गोवी 2020। तो इसकी मेजबानी इस वर्ष किसने की है? वह देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस अलायंस की मेजबानी की। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अलायंस का मतलब होता है बहुत सारे देश मिलकर इस तरह की मीटिंग्स में भागीदारी करते हैं। लेकिन चूंकि अभी वैश्विक स्तर पर जो महामारी फैली हुई है कोरोना की, इसके कारण सारी मीटिंगें हम जान रहे हैं कि वर्चुअल मीटिंग्स चल रही है। जैसा कि हमने कल लेक्चर में आप लोगों से बातचीत की थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला वर्चुअल डायलॉग हुआ था। तो इस तरह से यह एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और इसमें बोरिस जॉनसन साहब ने एक बात रखी कि वैश्विक स्तर पर विशेषकर गरीब देशों में वैक्सीन अगर हमें उपलब्ध कराना है तो उसके लिए 7.4 अरब डॉलर की आवश्यकता है। ओके। इस बात को देखते हुए हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो मोदी साहब है, उन्होंने 15 मिलियन डॉलर सहयोग राशि के रूप में घोषणा की। तो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि अलायंस 2020 हुआ कहां पे? ब्रिटेन में। जॉनसन यहाँ के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, और भारत सरकार द्वारा यहाँ पे यानी कि कितना मिलियन डॉलर? 15 मिलियन डॉलर सहयोग राशि की घोषणा की गई। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मूडीज एक वैश्विक स्तर की यानी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक उनकी रेटिंग जारी करती है। ओके। तो इस रेटिंग में उसने क्या किया? भारत की रेटिंग में क्या परिवर्तन किया है? तो भारत की रेटिंग जो पहले Baa2 हुआ करती थी, उसको घटाकर Baa3 कर दिया गया। इसका मतलब है कि भारत सरकार द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वैश्विक स्तर पर, जिसे विभिन्न देशों के लोग या इन्वेस्टर्स उसे खरीदते हैं, यानी कि उसमें अपने पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले यानी Baa2 में क्या था? वो कम जोखिम वाला था, और अब Baa3 का मतलब है वह जोखिम वाला हो गया है। ओके। इससे प्रभाव क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है वह हतोत्साहित होंगे, यानी कि वो भारतीय बॉन्ड में पैसा लगाने से बचेंगे। साथ ही हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने किस दवा को कोरोना से बचाव के लिए उपयोग की सलाह दी है? सवाल क्या है कि आयुष मंत्रालय, जो कि केंद्रीय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, इसने सलाह दी है कि ये आर्सेनिक एल्बम एक दवा है जो होम्योपैथिक दवा है, और इस दवा का उपयोग करने से कोरोना से बचाव किया जा सकता है।
हालांकि इसका कोई अभी जांच में कोई इस तरह का कोई नहीं आया है कि जांच के द्वारा सिद्ध किया जा चुका हो, लेकिन आयुष मंत्रालय की सलाह को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को ये दवा यूज करने के लिए उपलब्ध करा रही हैं। और कहा यहाँ तक कि अगर आयुष मंत्रालय ने कहा है और राज्य सरकारें भी उपयोग कर रही हैं, तो हम आप लोग भी इसे कोरोना से बचाव के संदर्भ में निश्चित तौर पर उपयोग कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका, यह एक ब्रिटिश पत्रिका है और इसने एक जारी की है क्या सूची, एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020। तो हमें यह बताना है कि जो एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 है उसमें प्रथम यूनिवर्सिटी कौन है। प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, सिंहुआ, और यह कहाँ की है, चीन में स्थित है यह यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ जो सेकंड स्थान पर वह है पेकिंग, और यह भी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, चीन में है। तो यह ऐसा पहली बार हुआ है कि टाइम्स द्वारा जारी यानी टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका द्वारा जारी इस एशियाई यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में कोई एक देश लगातार पहली बार फर्स्ट और सेकंड दोनों स्थान प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि साथियों, इस जो रैंकिंग जो जारी की गई है इसमें 100 यूनिवर्सिटीज शामिल है और इन 100 यूनिवर्सिटीज में भारत के 8 यूनिवर्सिटी शामिल है। ओके, अगर भारत की 8 यूनिवर्सिटी शामिल है तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के स्थान पाने के कारण भारत का तीसरा स्थान है। इसका मतलब है कि भारत 8 से ज्यादा 2 अन्य देशों की यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। और भारत की ओर से नंबर 1 कौन सा है, वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, और इसे 36वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान प्राप्त है, 36वां। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि यह एशियाई यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 किसने जारी किया है, तो वह जारी करने वाला संस्था है यानी तो क्या है, पत्रिका है, वह है टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें जो फर्स्ट स्थान पर वह है सिंहुआ, सेकंड स्थान पर पेकिंग, और भारत से इसमें 8 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें नंबर 1 पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, और उसका स्थान क्या है, 36वां। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अबर नया नदी, कौन सी नदी, अबर नया नदी की अवस्थिति बतानी है, कहाँ है। यह नदी रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित है। ये नदी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है कि हाल ही में इस नदी में जो है 20,000 टन डीजल गिर गया, जिसके कारण यहाँ पर लगा बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया, और इस प्रदूषण के कारण अंत में जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उन्होंने इस आसपास का क्षेत्र जिसे क्रास्नोयार्स्क कहा जाता है, इस क्षेत्र में आपातकाल लगाना पड़ा, यानी कि उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। तो अब देखिए, नदी का चूंकि इस नदी के कारण यह समस्या हुई जो आपातकाल लगाया जा रहा है, इसलिए यह नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ये साइबेरियाई क्षेत्र भी हो जाता है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य द्वारा संपत्ति कार्ड योजना, अर्थात यह एक संपत्ति कार्ड योजना है, इसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, तो वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य द्वारा संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। साथियों, इसमें है क्या महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान सरकार ने देखा कि जो हमारे जो उनके ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनकी संपत्तियों का सही रूप से निर्धारण नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनमें आपस में जैसे 2 पड़ोसी हैं, मान लीजिए ये है, ये बी है, इनका यहाँ तक क्षेत्र, इनका यहाँ तक, तो अभी यहाँ पे क्लैश हो जाता है इस क्षेत्र के लिए। तो अब इसे क्या करना है, निर्धारित करना है। इसे निर्धारित करने के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का उचित निर्धारण करते हुए लोगों को संपत्ति कार्ड दिया जाएगा, जिसमें वो निर्धारित रहेगा किसका कौन सा क्षेत्र है। और इसके लिए राजस्थान सरकार ड्रोन के माध्यम से सभी गांवों का सर्वेक्षण कराएगी, तब उसके बाद ये संपत्ति कार्ड जारी करेगी। तो इसका मुख्य फायदा क्या होगा कि संपत्ति संबंधी जो विवाद है, जिसके कारण लगातार वहां के कोर्ट में यानी कि अदालतों पर जो बोझ बढ़ रहा है, वह बोझ भी रुकेगा। साथ ही साथ ग्रामीणों का जो पैसा कोर्ट कचहरी में यानी कि अदालतों में जाने का जो लग जाता है, वह भी बचेगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन होने जा रहा है, यानी कि इसके पहले हम जानते हैं कि अभी कौन है, तो अभी जो है वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, वह है गोरखपुर, और इसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर। महत्वपूर्ण बात क्या है साथियों कि जो गोरखपुर है यह उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मंडल है, जैसा कि हम जानते हैं रेलवे में कुल 17 मंडल है, 17 मंडलों में जो गोरखपुर यानी है वह है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मंडल का मुख्यालय भी है। तो इस गोरखपुर की जो रेलवे प्लेटफॉर्म है
यानी रेलवे स्टेशन है उसकी कुल लंबाई कितनी है 1366 मीटर। और अब इसका स्थान कौन सा लेने जा रहा है, हुबली। हुबली कहाँ पे है, यह कर्नाटक में बन रहा है यह रेलवे स्टेशन, और इसकी लंबाई जो है कुल 1400 मीटर होगी। अर्थात यह अभी निर्माणाधीन है और संभावना व्यक्त की जा रही है अगले वर्ष मार्च तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। और जब इस पर रेलवे का परिचालन यानी ट्रेनों का परिचालन होने लगेगा तब यह नंबर 2 पर आ जाएगा और हुबली विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य ने 1 लीटर से कम की पानी की प्लास्टिक बोतलें प्रतिबंधित कर दी है। क्या है, किसी राज्य ने, जो हम देखते हैं कि वे जो पानी की पे बोतलें होती हैं, चाहे बिस्लेरी हो या फिर आपका माउंट कैलाश हो, है ना, इस तरह के जो बहुत सारे पानी की बोतलें होती है, आप उसमें देखते हैं कि 1 लीटर से छोटा भी आता, आधा लीटर का, 200 ml का या 250 ml का। तो होता क्या है कि जो छोटी छोटी बोतलें होती हैं लोग यूज करके उसे यहाँ वहां पे फेंक देते हैं। तो अगर वो जो यहाँ वहां फेंक दी जाती है तो एक पर्यावरण का यानी प्लास्टिक पर्यावरण के रूप में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। तो इन्हीं समस्या को देखते हुए किसी राज्य ने यह प्रतिबंधित कर दिया। वह राज्य कौन सा है, वह है हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और मुख्यतः इसने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही यह प्रतिबंध लगाया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा आज का है अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवती को यूएनडीपी द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया, गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। तो वह महिला है यानी वह युवती है यम नेत्रा, यह 13 साल की है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि नहीं गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, इसके पीछे कहानी है कि यम नेत्रा ने अपने पिता यानी सी मोहन को, जो कि एक सैलून चलाते हैं, इन्होंने अपनी जो कमाई रखी थी अपनी इस बेटी को पढ़ाने के लिए संरक्षित कर रखा था। लेकिन जब कोविड-19 के कारण लगातार लॉकडाउन हो गया तो लोगों की सहायता के लिए यम नेत्रा ने अपने पिताजी को प्रोत्साहित किया कि जो पैसा आप हमारे पढ़ाई के लिए रखे हैं उसे लोगों के हितों में, यानी जो कोविड-19 से लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता में खर्च कर दीजिए। तो इस प्रकार इनके पिता ने सारा जो पैसा रखा था उसे लोगों की जरूरतमंदों को की सेवा में खर्च कर दिया। और इसी को ध्यान में रखते हुए यानी कि ये पी नेत्रा ने जो प्रोत्साहित किया अपने पिता को, इसी प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी द्वारा यम नेत्रा को एम्बेसडर यानी कि यम नेत्रा को एम्बेसडर बनाया गया। एम्बेसडर किस बात का, गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, यानी पुअर के संदर्भ में गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही महत्वपूर्ण बात और कि जब प्रधानमंत्री जी ने यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपने मन की बात में भी इस सी मोहन की जो इन्होंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की सहायता में, तो इसकी भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। और साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न, साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देखते हैं कि यूएसए के किस शहर में गांधी जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई। अर्थात यूएसए का कोई एक शहर है जहां पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई थी और उस प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई है। तो साथियों वह शहर कौन सा है, वह शहर है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। दरअसल 2000 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी उपस्थिति में गांधी जी की इस प्रतिमा को वाशिंगटन में उद्घाटन किया था, अर्थात अनावरण किया था। तो वह प्रतिमा एक तरह से न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए, बल्कि यूँ कहें कि गांधी जी जैसा कि पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है, एक महात्मा के रूप में माने जाते हैं। तो उनकी जो प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। कुछ एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ते हैं कि आखिर यह क्षति क्यों पहुंचाई गई। तो क्षति पहुंचाने के पीछे कहा जा रहा है कि जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत की जो हत्या कर दी गई वहां की पुलिस द्वारा, तो उसी के क्रम में लोगों के अंदर जो गुस्सा व्याप्त है, वह गुस्सा वही आंदोलनकारी इस क्षति को यानी इस मूर्ति में क्षति किए हुए हैं। ओके, तो साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। थैंक यू सो मच।